अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर स्टडी किया था कि फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं अल्केन की। फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे जो हमने वहाँ पे स्टडी किए थे। और इसके अलावा एक और चीज़ है जो हम इन रिएक्शंस के अंदर नेक्स्ट भी देखेंगे कि इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल क्या होता है। इसका सिंपल जस्ट इसका मीनिंग हम देख लें। इसका इलेक्ट्रोफाइल बोलते किन सब्सटेंसेस को हैं और न्यूक्लियोफाइल किसको कहा जाता है। देखें, इलेक्ट्रोफाइल जो है ना, ये फर्स्ट वर्ड है इलेक्ट्रो। इलेक्ट्रो वर्ड होता है इलेक्ट्रॉन से, एंड फाइल वर्ड यहाँ पे हम डिनोट कर सकते हैं लविंग, अट्रैक्शन, जहाँ पे अट्रैक्शन हो। तो इलेक्ट्रोफाइल ऐसे सब्सटेंस आपके पास होंगे जो किसको लव करते हैं, किसको अट्रैक्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को। तो इलेक्ट्रॉन लविंग जो होते हैं उनको इलेक्ट्रोफाइल बोला जाता है। आप देखें इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कौन सा होगा, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है नेगेटिव। अब जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा वो कौन से सब्सटेंसेस हो सकते हैं, क्योंकि ये नेगेटिव है ना, तो नेगेटिव को अट्रैक्ट हमेशा पॉजिटिव करता है। तो मतलब क्या हुआ कि इस नेगेटिव को अट्रैक्ट करने वाला कौन सा है, पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रोफाइल जितने भी होंगे उन सब के ऊपर बेसिकली चार्ज कौन सा होगा, पॉजिटिव होगा। तो इलेक्ट्रोफाइल कौन से सब्सटेंसेस हुए, वो सब्सटेंसेस जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो और वो किसको अट्रैक्ट करें, नेगेटिव चार्ज को, तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल। इसी तरह से न्यूक्लियोफाइल को देखें तो न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, न्यूक्लियो ये वर्ड न्यूक्लियस से है, न्यूक्लियस, एंड फाइल यहाँ पे वर्ड वही मीनिंग आ जाएगा उसका, लविंग। तो इसका मतलब क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल वो सब्सटेंसेस जो न्यूक्लियस को अट्रैक्ट करते हैं। तो न्यूक्लियस का वर्ड क्यों यूज़ किया गया, क्योंकि न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज कौन सा होता है, पॉजिटिव। ठीक है ना। अब जो पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा उसके खुद के ऊपर चार्ज कौन सा आएगा, नेगेटिव। तो हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियोफाइल जो सब्सटेंसेस होंगे उनके ऊपर चार्ज कौन सा होगा, नेगेटिव, और वो किसको अट्रैक्ट करते हैं, पॉजिटिव को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है। वो स्पीशीज़ जिनके ऊपर नेगेटिव, जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो वो इलेक्ट्रोफाइल, और वो अट्रैक्ट किसको करेंगे, नेगेटिव को, नेगेटिव स्पीशीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। और न्यूक्लियोफाइल कौन से होते हैं, जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और वो अट्रैक्ट करते हैं पॉजिटिव स्पीशीज़ को। ठीक है, ये क्वेश्चन रहता था, ये मैंने बता दिया। अब नेक्स्ट जो आज का हमारा टॉपिक है वो है रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन, कि अल्केन की रिएक्टिविटी को चेक करेंगे कि अल्केन के रिएक्शंस किस तरह से होते हैं। इनको हमने चेक किया था कि अल्केन के अंदर जो है सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं, और आपको पता होना चाहिए कि सिग्मा बॉन्ड क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होता है। क्यों स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि उसके अंदर हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दोनों न्यूक्लियाई के दरमियान में होती है, या हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्सिस के ऊपर होती है। ठीक है ना। तो इस वजह से ये सिग्मा बॉन्ड होते हैं, ये स्ट्रॉन्ग होते हैं। अब रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन में सबसे पहला जो रिएक्शन है हमारा वो है कंबस्टन। कंबस्टन क्या चीज़ होती है, द बर्निंग ऑफ अल्केन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये बात आप लोग याद रखेंगे कि जहाँ भी कंबस्टन का प्रोसेस होगा वहाँ पे ऑक्सीजन का होना लाजमी है। अगर ऑक्सीजन नहीं है तो बर्निंग का प्रोसेस नहीं होगा। ठीक है। तो जो हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स हैं, या हम उसकी सबसे जो बेसिक एग्जांपल हम ले रहे हैं, अल्केन से रिलेटेड कंपाउंड्स को स्टडी कर रहे हैं। आप किसी भी कंपाउंड को इन अल्केन के अलावा कहीं भी आप बर्निंग का प्रोसेस देखेंगे, वहाँ आपके पास जो बर्निंग है उसमें ऑक्सीजन लाजमी तौर पे यूज़ होगी, और उस बर्निंग के नतीजे में जो प्रोडक्ट्स बनेंगे वो प्रोडक्ट्स भी सेम होंगे। जस्ट आपका क्या होगा, रिएक्टेंट चेंज होते जाएंगे और बर्निंग का प्रोसेस उसी हिसाब से आपके पास प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगी, प्रोडक्ट्स चेंज नहीं होंगे। ठीक है ना। तो बर्निंग कौन सी चीज़ है, द बर्निंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम अल्केन को बर्न करते हैं, किसकी मौजूदगी में, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का होना लाजमी है बर्निंग के प्रोसेस के लिए। अल्केन की जब बात करेंगे तो अल्केन की जब बर्निंग होती है, या हम किसी भी तरह की जो बर्निंग करते हैं, हाइड्रोकार्बन्स होते हैं या ऑर्गेनिक कंपाउंड जितने भी हैं, उनकी बर्निंग की जो टाइप्स होती हैं बेसिकली 2 टाइप्स होती हैं। एक होती है कंप्लीट बर्निंग, एक होती है इनकम्प्लीट बर्निंग। कंप्लीट बर्निंग का मतलब होगा कि उसमें जो ऑक्सीजन है वो प्रॉपर मिकदार में दी जा रही है कंप्लीट बर्निंग में, और दूसरी जो मैंने टाइप बताई वो है इनकम्प्लीट बर्निंग। तो इनकम्प्लीट बर्निंग में ऑक्सीजन जो है लिमिटेड सप्लाई में दी जाती है। ऑक्सीजन जितनी रिक्वायर होती है रिएक्शन को प्रोसीड होने में उतनी हम नहीं देते, ऑक्सीजन कम मिकदार में दी जाती है, उसको बोलते हैं इनकम्प्लीट बर्निंग। तो हम सबसे पहले स्टार्ट लेते हैं यहाँ से कंप्लीट बर्निंग का, कि कंप्लीट बर्निंग क्या होती है। तो इसमें आपको एक बेसिक डिफरेंस नज़र आएगा कंप्लीट और इनकम्प्लीट बर्निंग में। कंप्लीट बर्निंग में जो प्रोडक्ट्स बनेंगे वो प्रोडक्ट्स आपको हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की फॉर्म में मिलेंगे। ठीक है। बेसिक चीज़ क्या है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है। अगर बर्निंग कंप्लीट है, जो आपका रिएक्टेंट है, जो भी रिएक्टेंट है, यहाँ हमने लिया था मीथेन क्योंकि हम अल्केन को स्टडी कर रहे हैं। अल्केन, अगर अल्केन के अंदर जितने भी, अल्केन के अलावा आप इसकी
एल्केन की जितनी भी टाइप्स हैं जैसे इथेन, मिथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, कोई भी आप यहाँ पे लेंगे उसके अंदर जितने भी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं वो सारे के सारे बर्न होंगे। उनकी बर्निंग से कंप्लीट जो आपका रिएक्टेंट होगा वो कंप्लीट बर्न होगा और उसके नतीजे में जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या चीज़ होगी, कार्बन डाइऑक्साइड लाजमी तौर पर बनेगी। ठीक है ना। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो लाजमी तौर पे यहाँ पे बन रही है, कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा फॉर एग्जांपल कार्बन मोनोऑक्साइड बन रही है, कोई और चीज़ है, तो वो कंप्लीट बर्निंग नहीं होगी। कंप्लीट बर्निंग की सिर्फ एक कंडीशन आपको यहाँ पे बताई गई है, कौन सी है? अगर आप प्रोडक्ट को चेक करेंगे तो प्रोडक्ट में अगर आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है तो इसका मतलब क्या होगा, वो बर्निंग कौन सी है? कंप्लीट बर्निंग है। ठीक है। अब इसमें कंप्लीट बर्निंग में एक मैंने यहाँ पे आपको पॉइंट बताया कि कंप्लीट बर्निंग के अंदर बेसिक चीज़ क्या है? ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन कितनी मिकदार में हम देंगे उसको? अनलिमिटेड। कि जितनी रिएक्शन को प्रोसीड होने के लिए ऑक्सीजन चाहिए उतनी ऑक्सीजन रिएक्शन को दी जाएगी, तो जो आपका रिएक्टेंट होगा वो कंप्लीटली तौर पे बर्न हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड वाटर्स में और हमारे पास ये हीट रिलीज होती है। और जब हम मीथेन को बर्न करते हैं तो कितनी हीट रिलीज होगी? 890 किलो जूल पर मोल। किलो जूल पर मोल जो है इसका यूनिट होता है, तो हमारे पास 890 जो है यहाँ से हीट रिलीज होती है। अब देखिए यहाँ पे मैंने प्लस का साइन लगाया। अब अगर हम इस रिएक्शन को देखें तो रिएक्शन किस तरह का होगा? यहाँ पे प्लस का साइन क्या शो कर रहा है? ये प्लस का साइन कि आपके पास ये प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। अगर मैं इस हीट को सेपरेट करके लिखना चाहूँ इस तरह से, फॉर एग्जांपल ये आपके पास यहाँ पे प्रोडक्ट ये बन चुके हैं और जो हीट हम इसको अक्सर रिएक्शंस में इस तरह से शो करते हैं कि हम लगाते हैं डेल एच इज इक्वल टू 890 किलो जूल पर मोल। और यहाँ पे मैंने साइन लगाया, फॉर एग्जांपल ये देखें, जैसे ये रिएक्शन है, इस रिएक्शन की अगर बात करें तो यहाँ पे साइन आता है माइनस का। ठीक है ना। अब ये जो रिएक्शन है ये आपको, ये अगर आप हीट को इस तरह से लिखते हैं कि एज अ प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है कि आपके पास जो चीज़ें बन रही हैं, ये चीज़ बन रही है 890 किलो जूल पर मोल। अगर आप हीट को यहाँ पे शो नहीं करते, फॉर एग्जांपल हीट को आप सेपरेट शो करते हैं, तो आप इसको हीट की फॉर्म में, हीट का जो साइन होता है उसको हम बोलते हैं डेल एच के नाम से डिनोट करते हैं। डेल एच इज इक्वल टू -890 किलो जूल पर मोल। अगर आप इसको सेपरेट लिखेंगे तो यहाँ पे आप माइनस का साइन लगाएंगे। ये माइनस का साइन क्यों लगाया गया है? क्योंकि हम अगर रिएक्शंस को देखें तो हमारे पास जो रिएक्शंस होते हैं उनकी 2 टाइप्स होती हैं, एक एंडोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं, दूसरे एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं। तो एंडो और एक्सो में डिफरेंस क्या आएगा? एक फॉर एग्जांपल एंडोथर्मिक रिएक्शन है, दूसरा है एक्सो। इनमें बेसिक डिफरेंस क्या होता है कि जो एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ये समझें कि आपके पास ये कोई एक सिस्टम है, ये कोई भी सिस्टम है, कोई ऐसी चीज़ जहाँ पे रिएक्शन हो रहा है, वो जगह जहाँ पे बर्निंग हो रही है। ठीक है ना। अगर वो सिस्टम, अगर कोई भी सिस्टम अगर ये हीट को रिलीज़ करे, ठीक है ना, अगर हीट को एनवायरनमेंट के अंदर भेजे, हीट को रिलीज़ करे, तो एक्सो वर्ड क्या है? ये वर्ड एग्जिट से है, इसका मतलब होता है रिलीज़ करना। तो अगर हीट सिस्टम से बाहर निकल रही है, जैसे एक रूम है, अगर इस रूम से हीट बाहर जा रही है, ठीक है ना, तो ये रूम हमारा एक सिस्टम है, तो इस सिस्टम से हीट बाहर जा रही है, मतलब क्या हो, तो हमारा रिएक्शन होगा, हम उसको किस नाम से डिनोट करेंगे? वो रिएक्शन होगा एक्सोथर्मिक। थर्म का मतलब होता है हीट। ठीक है, तो वो रिएक्शन होगा एक्सोथर्मिक। अगर एंडोथर्मिक को देखें तो एंडोथर्मिक ऐसे रिएक्शंस होते हैं जो सिस्टम जो भी है जिसको आप स्टडी कर रहे हैं, अगर वो एनवायरनमेंट से हीट को ले रहा है, अब हीट सिस्टम के अंदर जा रही है, तो आपने सिस्टम को सामने रखना है। अगर हीट सिस्टम के अंदर जा रही हो तो उसको हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडो वर्ड इंटर से, हीट का दाखिल होना। ठीक है ना। तो आप देखें जब भी आप जहाँ भी देखेंगे जब कंबसन हो रही है या बर्निंग हो रही है तो उसके नतीजे में कौन सी चीज़ प्रोड्यूस होती है? हीट हमेशा प्रोड्यूस होती है। वो सिस्टम जहाँ पे बर्निंग हो रही है उसको हम सिस्टम का नाम दे रहे हैं, वो हमेशा हीट को रिलीज़ करेगा। जब हीट को रिलीज़ करेगा तो आपका साइन, यहाँ पे साइन का मैंने नहीं बताया। अब देखें ये तो पता चल गया ना कि एक्सो और एंडो क्या होते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस वो रिएक्शन अगर सिस्टम हीट को रिलीज करता है तो एक्सोथर्मिक, अगर सिस्टम हीट को एब्जॉर्ब करता है, मतलब रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए, रिएक्शन को आगे प्रोसीड कराने के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ती है, तो वो रिएक्शन कौन सा होगा? तो हमारे पास जो रिएक्शन होंगे उनको हम एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। अब अगर सिस्टम हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है तो साइन लगाया जाता है नेगेटिव का। ठीक है ना। अगर सिस्टम हीट को एब्जॉर्ब करता है तो नेगेटिव का साइन, अगर सिस्टम जो है हीट को रिलीज कर रहा है, एनवायरनमेंट के अंदर हीट को भेज रहा है, तो साइन लगाया जाता है पॉजिटिव का। ठीक है ना। तो अब देखें जो कंबसन रिएक्शंस होती हैं, जितने भी कंबसन से रिलेटेड रिएक्शंस होंगे, सारे के सारे इन तमाम रिएक्शंस में हीट प्रोड्यूस होती है। ठीक है ना। जब हीट प्रोड्यूस हो रही है तो साइन कौन सा आएगा? यहाँ पे नेगेटिव। इस वजह से मैंने यहाँ पे नेगेटिव का साइन लगाया था। आप अगर इसको इस फॉर्म में लिखेंगे +890 किलो जूल पर मोल एज अ प्रोडक्ट,
तो यहाँ पे माइनस लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रोडक्ट बन रहा है तो इसका मतलब ये चीज़ प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, सिस्टम इस चीज़ को रिलीज़ कर रहा है। अब अगर आप इसको हीट को यहाँ पे शो नहीं करते, अगर आप इसको सेपरेट शो करेंगे डेल एच की फॉर्म में, तो यहाँ आप इसका साइन लाजमी शो करेंगे कि डेल एच पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव होगा तो जहाँ भी पॉजिटिव होगा मतलब सिस्टम जो है उसको हीट रिक्वायर है, हम उसको हीट देंगे। अगर नेगेटिव का साइन होगा तो इसका मतलब क्या होगा कि सिस्टम हीट को रिलीज़ करता है, ठीक है। अब इस डेल एच का मतलब क्या होता है, इसको बोलते हैं हीट ऑफ कंबसन, ठीक है ना। तो हीट ऑफ कंबसन बेसिकली क्या है कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोकार्बन बर्न्ड टू CO2 एंड H2O के 1 मोल आपके पास है। देखिए यहाँ पे कोई नंबर नहीं लगा हुआ इस जगह पे। अगर मैं इक्वेशन को बैलेंस करूँ तो मेरे पास ही नंबर ऑफ मोल्स रहते हैं। अगर यहाँ पे कुछ नहीं है ना तो मतलब यहाँ पे 1 मौजूद है जिसको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। जब हम इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने 2 लगा दिया, 3 लगा दिया, तो ये 2 3 किसको डिनोट करेगा, ये आपका जो रिएक्टेंट है इसके नंबर ऑफ मोल्स को डिनोट करेगा कि आपने रिएक्शन के अंदर कितने मोल्स यूज़ किए। अब देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब यहाँ पे 1 है। एक जो आपके पास मीथेन का मॉलिक्यूल है उसको बर्न होने के लिए कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑक्सीजन चाहिए, 1। ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो आपके पास कंप्लीट रिएक्शन हो जाता है, ठीक है ना। अब देखिए ये जो है ये नंबर ऑफ मोल्स, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब यहाँ पे 1 लगा हुआ है, ठीक है ना। ये क्या है, हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स होते हैं। तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोकार्बन के आपके पास 1 मोल हाइड्रोकार्बन है, उसको हम बर्न करते हैं। उसकी बर्निंग के नतीजे में आपके पास क्या चीज़ बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड ऑन वाटर वेपर्स बनते हैं, H2O वाटर के मॉलिक्यूल्स बनते हैं। अब 1 मोल को बर्न करने के लिए जितना हीट रिलीज हो रही है वो क्या कहलाती है, हीट ऑफ कंबसन, जिसको हम डेल एच से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। अब ये था हमारे पास कंप्लीट कंबसन। कंप्लीट कंबसन के अंदर एक बात याद रखेंगे, कौन सी है कि आपके पास ऑक्सीजन अनलिमिटेड अमाउंट में होनी चाहिए, और प्रोडक्ट को अगर देखें तो प्रोडक्ट कौन सा बनना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड। ये 2 चीज़ें, ऑक्सीजन रिएक्टेंट में ऑक्सीजन अनलिमिटेड हो और जो प्रोडक्ट है वो कार्बन डाइऑक्साइड बने, तो आपका जो रिएक्शन होगा वो कंप्लीट बर्निंग को डिनोट करेगा। अब दूसरा जो मैंने बताया इनकम्प्लीट बर्निंग, इनकम्प्लीट बर्निंग जो है इसका भी मैंने आपको आइडिया दिया। इनकम्प्लीट बर्निंग क्या चीज़ होती है, इनकम्प्लीट बर्निंग ऐसी बर्निंग है जिसमें आप ऑक्सीजन प्रॉपर मिकदार में आप ना दें, ठीक है ना। अगर ऑक्सीजन आप देते हैं लिमिटेड अमाउंट में, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन आपने दी लिमिटेड, जब ऑक्सीजन आप एक रिएक्शन प्रोसीड होना चाहता है, हम उसको प्रोसीड करने के लिए उसकी प्रॉपर उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं कर रहे, तो आपका प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा। देखें फॉर एग्जांपल यहाँ पे वही हम रिएक्शन लेते हैं, CH4 मीथेन आपके पास है। अब आप इसको रिएक्ट करवाते हैं ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। तो आपने इसके प्रोडक्ट याद रखनी है। जैसे आप इसको इस ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाएंगे इन द फॉर्म ऑफ फ्लेम, तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा बजाय कार्बन डाइऑक्साइड के कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होगी यहाँ पे, ठीक है ना। और इसके साथ साथ वाटर वेपर्स H2O, और इसके साथ ही क्या चीज़ बनेगी, हीट यहाँ पे रिलीज होती है, और इसके साथ साथ कार्बन ब्लैक कार्बन जो है पाउडर की फॉर्म में यहाँ से प्रोड्यूस होती है। अब देखिए हम इसके अंदर डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं कि हमारे पास कंप्लीट बर्निंग और इनकम्प्लीट बर्निंग में क्या डिफरेंस आता है। जस्ट आप प्रोडक्ट्स को देखें तो प्रोडक्ट कंप्लीट बर्निंग में कार्बन डाइऑक्साइड है और इनकम्प्लीट बर्निंग में कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। अब आपको इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ेगा। देखें इक्वेशन को अगर हम बैलेंस करें तो जो रिएक्टेंट्स होते हैं, बैलेंस करने का मकसद क्या होता है कि रिएक्टेंट्स में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स और प्रोडक्ट्स में नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स और प्रोडक्ट्स में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स क्या हो, इक्वल हो, तो उसको हम बोलते हैं कि हमारी जो इक्वेशन है वो बैलेंस है। अब इसमें सबसे पहला काम आपने करना है कि आप कार्बन की स्ट्रेंथ को देखें कि कार्बन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर हम इसको 1 से तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते ना, अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये कितने हो जाएंगे टोटल, 2 + 1 3, तो ये 3 कार्बन है, यहाँ पे कितने 1 है, तो आप इसको भी क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसके साथ कौन सी चीज़ है, हाइड्रोजन एटम है। हाइड्रोजन एटम कितने हैं, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा 12, लेकिन यहाँ पे कितने हैं 2, तो आपने इसको 12 करना है, तो क्योंकि यहाँ पे 12 बन रहे हैं, यहाँ पे 2 हैं, तो आप इसको क्या करेंगे 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस H2O, ठीक है ना। हाइड्रोजन भी बैलेंस और कार्बन एटम्स भी बैलेंस। अब क्या चीज़ रहेगी, ऑक्सीजन एटम है। ऑक्सीजन देखें ये 2 जो है इसका भी हिस्सा है, ये 2 इस ऑक्सीजन का भी हिस्सा है। जब हम इस ऑक्सीजन की बात करेंगे तो क्या लिखेंगे, इसके लिए 2 ऑक्सीजन एटम इस कार्बन मोनोऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स के अंदर मौजूद हैं, 2 मॉलिक्यूल हैं तो 2 ऑक्सीजन एटम। और इसके साथ साथ वाटर को देखें तो वाटर में कितने हैं, एक मॉलिक्यूल में 1 ऑक्सीजन है, कितने मॉलिक्यूल है 6, तो कितने ऑक्सीजन एटम होंगे यहाँ पे 6, ठीक है। तो टोटल कितने हो जाएंगे यहाँ पे 8, तो 8 ऑक्सीजन एटम प्रोडक्ट्स के अंदर हैं। अब रिएक्टेंट्स के अंदर देखें कितने हैं 3,
तो आपने इसको जो है 8 के बराबर लेके जाना है तो क्या करना पड़ेगा आपको, इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब ये आपकी इक्वेशन जो है बैलेंस है। अब देखें हमने यहाँ पे क्या कहा था कि जो मीथेन है 1 मोल को बर्न होने के लिए आपके पास 1 मोल ऑक्सीजन का होना लाजमी है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे बर्निंग हो रही है 3 मोल्स, रिएक्टेंट जो है अल्केन जो मीथेन है उसके 3 मोल्स, उनको बर्न करने के लिए अब ऑक्सीजन कितनी है, अगर ऑक्सीजन को उससे कंपेयर करते हैं तो ऑक्सीजन कितने यहाँ पे 4 मोल यूज़ हो रहे हैं। और आपके पास प्रोडक्ट के अंदर क्या चेंज आएगा, मेन जो डिफरेंस आपको नजर आएगा वो इस प्रोडक्ट के अंदर आएगा कि प्रोडक्ट यहाँ पे कौन सा बन रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। अगर प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड होगा तो कंप्लीट बर्निंग, अगर प्रोडक्ट कार्बन मोनोऑक्साइड होगा तो इनकम्प्लीट बर्निंग। अब इसके अंदर जो है ये जो इनकम्प्लीट बर्निंग का प्रोसेस है ये कहाँ पे होता है, ये बेसिकली जो ऑटोमोबाइल्स होते हैं उनके इंजन में होते हैं। ज़्यादातर इसका जो फंक्शन है ऑटोमोबाइल्स इंजन, उनके अंदर जो बर्निंग होती है वो बेसिकली क्या होती है, इनकम्प्लीट होती है। उसकी रीज़न क्या होती है, उसकी रीज़न ये है कि इंजन के अंदर जो वहाँ पे जहाँ पे बर्निंग का प्रोसेस हो रहा होता है ना, वहाँ पे एक मिक्सचर होता है किन चीज़ों का, कि हमारे पास ये मिक्सचर 2 चीज़ों का होता है। एक इसमें मौजूद होती है ऑक्सीजन, ये कहाँ से लेते हैं, एयर से, ठीक है ना, ये कंडेंस फॉर्म में, कंप्रेस फॉर्म में होती है। और इसके साथ साथ दूसरा जो इसके अंदर मौजूद होते हैं वो हमारे पास ये फ्यूल कोई भी जो हम वहाँ पे बर्न कर रहे हैं, यहाँ पे हम मीथेन की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे मीथेन को ही लेंगे। तो यहाँ पे मीथेन और इसके साथ जो है ऑक्सीजन जो कि कंडेंस फॉर्म में है, कंप्रेस फॉर्म में होती है। और कंप्रेस फॉर्म में क्यों ली जाती है, इसका फ़ायदा ये होता है, इससे जो इंजन की एफिशिएंसी होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है। एफिशिएंसी ऑफ एन इंजन इंक्रीजेस, ठीक है। लेकिन इसके डिसएडवांटेजेस बहुत ज़्यादा हैं इनकम्प्लीट बर्निंग के। उसकी रीज़न ये है क्योंकि ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस है ये बहुत ख़तरनाक होती है, और जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर जाती है हेमोग्लोबिन के साथ ये बॉन्ड बना के उसकी जो एफिशिएंसी होती है हेमोग्लोबिन की उसको रोक देती है। क्योंकि हेमोग्लोबिन का काम क्या होता है, क्योंकि इसने ऑक्सीजन को लेके बॉडी के हर पार्ट तक जाना है। जब इसने बॉन्ड बना लेना है ऑक्सीजन के साथ, तो उसके साथ हेमोग्लोबिन के साथ, तो हेमोग्लोबिन का फंक्शन जो है वो स्टॉप हो जाता है, ठीक है, इससे घुटन फील होती है। अब नेक्स्ट हमारा आ जाता है ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन जो है सेम इसी से रिलेटेड है, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्केन। ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन हमने इसको पहले किया था, कौन कौन सी होती है। ऑक्सीडेशन, अगर ऑक्सीजन को ऐड किया जाए, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। दूसरी हमने इसकी डेफिनेशन की थी, एक मैंने बताया अभी कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। या इसी को मैंने एक और वर्ड में बताया था कि ऑक्सीजन एडिशन के अलावा अगर हम कहीं पे इस तरह देखते हैं कि ब्रेकेज ऑफ C डबल बॉन्ड O, अगर ये बॉन्ड कहीं पे बना हुआ है ना, अगर ये बॉन्ड कहीं से ब्रेक हो रहा है इस तरह से, देखें वही चीज़ है, अगर कहीं पे C डबल बॉन्ड O ब्रेक हो तो वहाँ से भी क्या चीज़ रिलीज होगी, ऑक्सीजन। तब भी कौन सा प्रोसेस है, ऑक्सीडेशन का। और दूसरी हमने यहाँ पे डेफिनेशन की थी कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तब भी कौन सा प्रोसेस होगा, ऑक्सीडेशन का। या फिर इसी को हम इस तरह से कहते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ CH बॉन्ड इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, ठीक है। या फिर हम इसको इस तरह से भी कहते हैं कि रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि कोई इलेक्ट्रॉन का कहीं से रिमूव होना किसी भी कंपाउंड से, तो वो प्रोसेस क्या कहलाता है, तब भी ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होगा। सॉरी, इन फैक्टर्स में से अगर आपको रिएक्शन के अंदर कोई भी इस तरह की प्रॉपर्टीज़ नज़र आ रही हैं, या आपका रिएक्शन के अंदर ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, या ऑक्सीजन रिमूव हो रही है, या CH बॉन्ड बन रहा है, या हाइड्रोजन गैस जो है उसके अंदर ऐड हो रही है, या हाइड्रोजन एटम को ऐड कर रहे हैं किसी भी फॉर्म में, या वहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया जा रहा है, तब भी आपके पास प्रोसेस कौन सा होगा, तब भी जो होगा उसको हम ऑक्सीडेशन का नाम देंगे, ठीक है ना। अब इसके रिएक्शंस देखें। हम ऑक्सीडेशन को 2 तरह से स्टडी करेंगे। एक, इसी ऑक्सीडेशन के अंदर हम देखेंगे इनकम्प्लीट बर्निंग को स्टडी करेंगे, ठीक है ना। बेसिकली अगर देखा जाए तो कंप्लीट बर्निंग भी इसी के अंदर आती है। क्यों, देखें ये जो हमने 2 रिएक्शंस की है ना कंप्लीट बर्निंग के अंदर, हमने ऑक्सीजन को ऐड किया,
और इसी तरह इनकम्प्लीट बर्निंग के अंदर भी हमने ऑक्सीजन को ऐड किया है। तो दोनों प्रोसेस ऑक्सीडेशन से रिलेटेड हैं, लेकिन आपकी बुक से रिलेटेड जो है फर्स्ट जो इसकी टाइप को स्टडी किया गया है यहाँ पे इनकम्प्लीट बर्निंग, और सेकंड जो है इसी से रिलेटेड यहाँ पे हम स्टडी करेंगे कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन। कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन, ठीक है ना। अब इनकम्प्लीट बर्निंग तो हम यहाँ पे स्टडी कर चुके हैं ना, ये सारा प्रोसेस वहीं पे आप लोग लिख सकते हैं ऑक्सीडेशन के अंदर फर्स्ट स्टेप के अंदर। जो यहाँ पे मैंने लिखा, आपकी बुक में ये रिएक्शन नहीं लिखा हो, आप इसको ऐड कर लेंगे इसमें कंबसन के प्रोसेस में, और इसी को आप ऐड कर सकते हैं ऑक्सीडेशन में इनकम्प्लीट बर्निंग के अंदर, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है, ये तो आपका हो गया इनकम्प्लीट बर्निंग, सेम यही चीज़ आप इसके अंदर ऐड करेंगे, ये आपका ऑक्सीडेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पे। और सेकंड जो स्टेप है यहाँ पे कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन, इसको हम डिटेल से देखते हैं। आप इसको गौर से देखेंगे, इसके अंदर लॉट ऑफ क्वेश्चंस क्रिएट होते हैं, वो साथ साथ मैं बताता जाऊँगा, आपने उसको नोट करना है। कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन, आप सबसे पहले देखें इसमें एक वर्ड एक्स्ट्रा यूज़ हुआ है कैटालाइटिक, कैटालिस्ट से है, ये वर्ड कैटालिस्ट से रिलेट करते हैं। कैटलिस्ट का मतलब क्या होगा कि कैटलिस्ट हमारे पास वो सब्सटेंसेस होते हैं जो रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं, ठीक है ना। कैटलिस्ट का काम क्या होता है कि वो रिएक्शन को क्या करेगा, स्पीड अप करेगा। जैसे मैंने पहले एग्जांपल दी थी, जैसा कि फॉर एग्जांपल आप अपने घर से कॉलेज आते हैं, ठीक है ना। घर से कॉलेज अगर आप पैदल आ रहे हैं तो आपको फॉर एग्जांपल 20 मिनट्स लगते हैं। अगर आप पैदल आने की बजाय आप कोई जो है बाइक पे आ जाते हैं या रिक्शे पे, किसी भी चीज़ पे आते हैं, तो आपको बजाय 20 मिनट्स के आप 2, 3, 4, 5 मिनट्स में पहुंच जाएंगे। मतलब एक टाइम जो कंजप्शन थी उसको बचा लिया आपने। तो किसके थ्रू बचाया, हमने एक अपनी जो थी बाइक यूज़ करके हमने उसको बचा लिया। तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, जो कैटलिस्ट है वो किस तरह का काम करेगा, वो एज अ बाइक का काम कर रहा है। जो आपका रिएक्शन 2 दिन में कंप्लीट होना था, उसको घंटे लगना था, 2-3 आवर्स लगने थे, तो वो जो आपका रिएक्शन होगा वो मे बी 20 to 15 मिनट्स में कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो कैटलिस्ट का काम क्या हुआ, तो कैटलिस्ट ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो रिएक्शन को स्पीड अप करेंगे, उनको हम कैटलिस्ट बोलते हैं। और एक और चीज़ भी इसी से रिलेटेड है कि ये रिएक्शन के अंदर यूज़ नहीं हो जाते। फॉर एग्जाम्पल जैसे प्रोडक्ट बना, प्रोडक्ट में आपको कैटलिस्ट नज़र नहीं आएगा, कैटलिस्ट वैसे का वैसा रहता है, इसका जस्ट काम क्या होता है, रिएक्शन को स्पीड अप करता रहता है, ठीक है। अब देखें, अब कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन में हम किसकी ऑक्सीडेशन, कैटलिस्ट लेंगे। एक बेसिक चीज़ आपको नजर आ गई कि रिएक्शन किसकी वजह से प्रोसीड होगा, कैटलिस्ट की वजह से प्रोसीड होगा। लेकिन इस रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए कुछ कंडीशंस को सामने रखना बहुत ज़रूरी है। वो कंडीशंस कौन सी हो सकती हैं, वो कंडीशंस हैं आपके पास, जैसा कि हाई टेम्परेचर का होना ज़रूरी है यहाँ पे, और दूसरा इसी के अंदर जो है हाई प्रेशर का होना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब देखें हाई टेम्परेचर, कितना टेम्परेचर हो जिससे हमारा रिएक्शन प्रोसीड करे। इसके लिए जो टेम्परेचर रिक्वायर होता है वो होता है आपके पास 400 डिग्री सेल्सियस, और जो प्रेशर है वो 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर का होना भी लाजमी है। एटमॉस्फेयर ये डिग्री सेल्सियस इसके यूनिट्स होते हैं। तो टेम्परेचर कितना रिक्वायर इस रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए, 400, एंड प्रेशर कितना रिक्वायर होता है, 200, ठीक है ना। तब जाकर आपके जो रिएक्टेंट्स होंगे वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होंगे, ओके। अब देखें, हम इसी को प्रोसीड करते हैं। और एक और चीज़ याद रखनी है, आप लोगों ने पहले भी रिपीट कर चुका हूँ, इसके हर स्टेप को एज अ एक क्वेश्चन लिया जा सकता है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फर्स्ट स्टेप जो हम प्रोसीड करेंगे एज अ प्रोडक्ट के नाम से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये साथ साथ मैं बताऊँगा, इसको आप लोग साथ साथ नोट लाजमी करेंगे। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे लेते हैं रिएक्टेंट, के रिएक्टेंट आपके पास है CH4 मीथेन, सबसे सिंपल फॉर्म। अगर ये आप आसानी से समझ लेते हैं तो बाकी रिएक्शंस को करना आसान हो जाएगा, ठीक है। हम इसकी क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन। और कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन में जो ऑक्सीजन यूज़ होगी वो ऑक्सीजन हम यहाँ पे यूज़ करेंगे नेसेंट ऑक्सीजन, ऐसी ऑक्सीजन जिसको हम इस तरह ब्रैकेट में बंद करके लिखते हैं ना। इसका मतलब क्या होता है, देखें ये जो ऑक्सीजन है इसको बोलते हैं, ऐसी ऑक्सीजन जिसको हम इस तरह ब्रैकेट के अंदर लिखें, इसको एक तो कहते हैं नेसेंट ऑक्सीजन, या इसी ऑक्सीजन को एक और नाम दिया जाता है, इसको हम बोलते हैं एटॉमिक ऑक्सीजन भी कहा जाता है, एटॉमिक ऑक्सीजन। अब इसको एक बार फिर से देखें, मैंने वर्ड यूज़ किया कि
कोई भी एटम यहाँ पे क्योंकि हम इस रिएक्शन में ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं ना, ऑक्सीजन के अलावा और भी हो सकते हैं। नेक्स्ट हम रिएक्शंस करेंगे, उनके अंदर इस तरह हाइड्रोजन को भी इसी तरह एक ब्रैकेट के अंदर, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बंद किया होता है। तो इसको बोलते हैं, देखिए सिर्फ एक एटम है ना, इस एक एटम की वजह से इसको बोलते हैं एटॉमिक ऑक्सीजन, और इसका दूसरा नाम है नेसेंट ऑक्सीजन। और इसको ये क्यों कहा जाता है, उसकी रीज़न ये होती है क्योंकि हमारे पास जो ये एटॉमिक फॉर्म में ऑक्सीजन मौजूद हो या नेसेंट फॉर्म में जो हम वर्ड यूज़ करते हैं, ये हाईली रिएक्टिव होता है। ये रिएक्शन के दौरान बनता है, ठीक है ना, ऑक्सीजन हो या हाइड्रोजन हो, इसने रिएक्शन के दौरान बनना होता है और रिएक्शन में ही यूज़ हो जाना होता है, ठीक है। हम इसको बाहर से रिएक्शन के अंदर इंटर नहीं करते, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल आपका एक रिएक्शन मिक्सचर पड़ा हुआ है, वहाँ पे रिएक्शन हो रहा है, आप इसको बाहर से ऐड नहीं करेंगे, या एटमॉस्फेयर से इसको लेके उसके अंदर ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन किस फॉर्म में है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में, O2 की फॉर्म में। लेकिन यहाँ पे हमने सिर्फ एक एटम लिया है, हम ऐसी चीज़ें उसके अंदर यूज़ करते हैं, जैसे कि यहाँ पे कैटलिस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी मदद से ये बिटवीन द रिएक्शन प्रोसीड होगा, ठीक है ना, और रिएक्शन के दौरान पैदा होकर रिएक्शन में यूज़ हो जाता है, ठीक है ना। अब इसको स्टोर करना बहुत मुश्किल है क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। अगर हम इसको किसी किसी कंटेनर के अंदर अगर स्टोर कर लेना, तो उस कंटेनर की वाल्स के साथ ये रिएक्ट कर जाता है, ठीक है। हम इसको स्टोर नहीं कर सकते, चाहे वो नेसेंट फॉर्म में ऑक्सीजन हो या फिर हाइड्रोजन हो, ठीक है ना। अब आपका रिएक्टेंट क्या है कि CH4 है, आपने इसकी ऑक्सीडेशन करनी है। कौन सी ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। जब इसका रिएक्शन होगा, जो आपका जो फर्स्ट प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पे कंडीशंस लाजमी लगाएंगे, इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर एज अ कैटलिस्ट। और कंडीशंस कौन सी हैं इसके लिए, टेम्परेचर कितना है, यहाँ पे टेम्परेचर हम यूज़ कर रहे हैं 400 डिग्री सेल्सियस, और प्रेशर जो है वो 200 ATM एटमॉस्फेयर। अब जो प्रोडक्ट बनेगा इससे, अब इसको देखें, ये CH4 है ना, अगर मैं इसको ओपन करूं, इसको साथ साथ देखते जाएंगे। CH4 को अगर हम ओपन करें तो इसका मैकेनिज्म आपको समझ आ सकता है। CH4 का मतलब है कि कार्बन सेंटर में है और इसके चारों साइडों पे 4 हाइड्रोजन एटम्स जो हैं वो अटैच हैं, जो इसकी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहे हैं CH4 की फॉर्म में। अब इसी का रिएक्शन देखें, यहाँ पे हम करते हैं ऑक्सीजन नेसेंट फॉर्म में, ठीक है। अगर ये ऑक्सीजन जो है, इनमें से कोई भी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकता है, वो टूटेगा और ये ऑक्सीजन क्या करेगी, ऑक्सीजन उनके दरमियान में ऐड हो जाएगी। फॉर एग्जांपल हम इसकी बात कर लेते हैं, ऑक्सीजन यहाँ पे आ गई, तो आपके पास प्रोडक्ट क्या बनेगा। आप देखें प्रोडक्ट 3 हाइड्रोजन एटम वैसे के वैसे हैं, ये वाले साथ वाले, ठीक है। अब इसको इस तरह लिखें, अगर दोनों को मैं साथ साथ, ये एक ही चीज़ है, ये एक ही स्टेप है ये वाला। इसको कंडेंस फॉर्म में, इसको मैंने ओपन फॉर्म में बताया ताकि आप उसका मैकेनिज्म समझ आता जाए, ठीक है ना। ये एक ही चीज़ है। CH4 ऑक्सीजन ऐड होगा, पहले इसको देखें, बाद में इसका प्रोडक्ट लिखते हैं। CH3 आपने लिखा कार्बन, इसके साथ ये हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन और इधर भी हाइड्रोजन, ठीक है। ये 3 वैसे के वैसे, और ये ऑक्सीजन इन कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान में इंटर होता है, और आपके पास ये जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा OH, ठीक है। अब देखें, अगर इसको इकट्ठा लिखें, जो आपकी बुक में जिस तरह लिखा हुआ है, ये किस तरह लिखा जाएगा, ये इस तरह आएगा। तीनों को इकट्ठा कर लें कंडेंस फॉर्म में, क्या बनेगा, CH3, ठीक है, OH। यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है, यहाँ पे। और आप इस तरह रिएक्शन करें या फिर इस तरह से करें, आपके पास प्रोडक्ट सेम बनेगा। इसको मैंने ओपन करके लिखा है ताकि आपको उसका मैकेनिज्म, उसका रिएक्शन समझ आए। अगर इसको कंडेंस फॉर्म में लिखेंगे, लेकिन ये याद रखेंगे कि ऑक्सीजन जो है कहाँ जाता है, कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान में इंटर हो जाता है, ठीक है। अब देखिए आपके पास प्रोडक्ट कौन सा बन रहा है, यहाँ पे एक कार्बन के लिए कौन सा वर्ड यूज़ किया जाता है, मैथ का, मीथेन। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लिखते हैं, देखिए इसका नाम लिखने के लिए मैंने लिखा यहाँ पे मीथेन, मीथेन कंप्लीट लिख दिया, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है, OH है, अल्कोहल की प्रॉपर्टी में आता है। अल्कोहल लास्ट पे क्या आता है, जब हम अल्कोहल का नाम लिखते हैं ना, लास्ट पे क्या आता है, OL। OL को आप रिप्लेस करेंगे इस E के साथ। आपने क्या करना है, इस E को हटा के, ठीक है, आप इसकी जगह पे क्या लिखेंगे, OL। OL अल्कोहल की प्रॉपर्टीज़ को डिनोट कर रहा है, ठीक है ना। मीथेन, मीथेन कंप्लीट आ गया मैथ से। OL, E को हटा के आप OL लगाएंगे तो ये क्या होगा, मैथानोल, इसका एक नाम है। और अगर इसका एक दूसरा नाम भी है मैथानोल, या फिर इसको बोलते हैं मेथाइल अल्कोहल, मेथाइल अल्कोहल, इस तरह कह लें या फिर इस तरह कह लें। मैथानोल या मिथाइल अल्कोहल एक ही चीज़ के दो नाम हैं, ठीक है ना। ये नाम क्यों दिए जाते हैं, कैसे दिए जाते हैं, नेक्स्ट चैप्टर्स के अंदर इनकी डिटेल कंप्लीट वहाँ पे हम इसको स्टडी करेंगे। आपने जस्ट इसके अभी नाम ये याद रखने हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, इसको नोट करें।
क्वेश्चन कौन सा बनेगा, हाउ विल यू प्रिपेयर द मेथनॉल फ्रॉम अल्केन, या मिथाइल अल्कोहल भी कह सकते हैं, हाउ विल यू प्रिपेयर द मिथाइल अल्कोहल फ्रॉम अल्केन। अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपने क्या करना है, आपने सिर्फ ये एक स्टेप करना है और प्रोडक्ट बना के छोड़ देना है, ठीक है। फर्स्ट रिएक्शन ये इस तरह आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है ना। अब देखें, एक बात ये होगी कि हाउ विल यू प्रिपेयर द मिथाइल अल्कोहल फ्रॉम द अल्केन, या मिथाइल के बजाय यहाँ पे वर्ड यूज़ किया जाता है मिथाइल, मैथ सिंगल कार्बन के लिए होते हैं ना। अगर क्वेश्चन आ जाए इस तरह कि हाउ विल यू प्रिपेयर द, ये क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसी तरह से बाकी क्वेश्चंस को रिलेट करना है आप लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ विल यू प्रिपेयर द, यहां पे क्या था, मैथनॉल था ना, वो तो आप सिंपल इसी तरह रिएक्शन प्रोसीड कर देंगे। अगर यहां पे आ जाए कि हाउ विल यू प्रिपेयर द एथेनॉल फ्रॉम अल्केन, शॉर्ट क्वेश्चन, तो आप क्या करेंगे, क्वेश्चन गौर से देखेंगे तो फिर से कि हाउ विल यू प्रिपेयर द एथेनॉल फ्रॉम अल्केन, गौर से देखना है इस चीज को। एथ का मतलब क्या होता है, 2 कार्बन्स, OL अल्कोहल को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है ना। अब आपने प्रोडक्ट एथेनॉल तैयार करना है, तो इसका अगर फॉर्मूला लिखें तो क्या बनेगा, एथ का मतलब 2 कार्बन है, मतलब C2H5 अल्कोहल के लिए OH, ये है एथेनॉल। 2 कार्बन वाला आपने कंपाउंड तैयार करना है। सेम चीज़ यही है कि ये क्या मैथनॉल था, वहाँ पर मैंने एथेनॉल लिख दिया। तो जब देखें एक कार्बन कितने, 2, तो प्रोडक्ट 2 कार्बन वाला बना रहे हैं, तो आपका रिएक्टेंट भी 2 कार्बन वाला होना चाहिए, ठीक है ना। तो रिएक्टेंट में आप कौन सा लेंगे, क्या मीथेन लेंगे, तो मीथेन से तो आपके पास मैथनॉल बनेगा ना। तो आपका रिएक्टेंट क्या होना चाहिए, इथेन होना चाहिए, जिसमें 2 कार्बन हों। तो 2 कार्बन जब रिएक्टेंट में होंगे तो उसी से आप प्रोडक्ट में 2 कार्बन ऐड कर सकते हैं। जैसा कि देखें फॉर एग्जाम्पल CH3 आपने इसकी करनी है कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन, कंडीशंस वही लगाएंगे, कॉपर एंड 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एंड 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो आपके पास प्रोडक्ट बनेगा क्या बन जाएगा, आपने क्या किया, सेम एक हाइड्रोजन इसके साथ अटैच हो जाएगा, आपके पास प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2OH, ये इसको बोलते हैं एथेनॉल या एथाइल अल्कोहल। ये क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है, ठीक है। हाउ विल यू प्रिपेयर द मैथनॉल फ्रॉम अल्केन, तो आपका रिएक्टेंट मीथेन होना चाहिए। हाउ विल यू प्रिपेयर द मैथनॉल फ्रॉम अल्केन, तो आपका रिएक्टेंट क्या होना चाहिए, 2 कार्बन वाला, क्योंकि प्रोडक्ट में आपसे 2 कार्बन पूछे गए, तो रिएक्टेंट आपका इथेन होगा। अगर क्वेश्चन आ जाता है हाउ विल यू प्रिपेयर द प्रोपनॉल फ्रॉम अल्केन, तो आपका रिएक्टेंट 3 कार्बन वाला होना चाहिए, कौन सा होगा, प्रोपेन यहाँ पे लेंगे। ये चीज़ क्लियर है ना। अब फर्स्ट स्टेप आपने यहाँ, वो तो एक्स्ट्रा चीज़ मैंने बताई, एज अ क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है। आपका जो मैकेनिज्म है वो इस तरह चल रहा है, रिएक्शन इस तरह से प्रोसीड हो रहा है कि CH4 आपने ऑक्सीडेशन किया, आपके पास प्रोडक्ट बना CH3OH, ठीक है, मैथनॉल आपने तैयार कर लिया। अब इसी मैथनॉल को एज ए रिएक्टेंट आपने लेना है, CH3OH, इसकी आपने फिर से ऑक्सीडेशन करनी है। कंडीशन, कॉपर आपने यूज़ करना है एज ए कैटलिस्ट, 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एंड 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है ना। अब आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो कौन सा होगा, इसका मैकेनिज्म इस तरह देखें, यहाँ पे कर रहा हूँ इसके मैकेनिज्म को। CH3 कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन एटम्स अटैच है, और इसके साथ है O और इसके साथ है H। पूरे इस मैथनॉल को मैंने ओपन कर दिया यहाँ पे, ठीक है ना। अब आपने इसका रिएक्शन करवाना है ऑक्सीजन के साथ, कैटालाइटिक ऑक्सीजन जो यहाँ पे लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल ये ऑक्सीजन भी मैंने यहाँ पे लिख दी। इसका मैकेनिज्म समझना है, तब प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखें ये 2 हाइड्रोजन, एक इस OH वाला, ये वाला हाइड्रोजन एक कार्बन से यहाँ से निकलेगा, और ये रिएक्ट कर जाएंगे इस नेसेंट ऑक्सीजन के साथ, ठीक है ना। 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन जो बाहर है, इससे रिएक्ट करेंगे तो प्रोडक्ट आपके पास, एक तो आपको पता चल गया कि यहाँ पे क्या चीज़ बन जाएगी, एक तो यहाँ पे बनेगा H2O, वाटर का मॉलिक्यूल आपने बना दिया, ठीक है ना। अब बाकी क्या चीज़ बच गई है यहाँ पे,
एक बॉन्ड इस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान वाला टूटा है, मतलब ऑक्सीजन का एक बॉन्ड कम हो गया। दूसरा बॉन्ड कहाँ से टूटा है? कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान में से एक बॉन्ड टूटा है। ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन वाला एक बॉन्ड, ऑक्सीजन का एक बॉन्ड कम हुआ, और कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान वाला एक बॉन्ड कम हुआ। ऑक्सीजन अपने बॉन्ड कंप्लीट करेगा क्योंकि ऑक्सीजन ने कितने बॉन्ड्स बनाने हैं? 2। कार्बन ने बॉन्ड्स अपने 4 बनाने हैं, तो इसके 3 हैं। तो इसका ये जो बॉन्ड टूटा था ये, और इसका ये वाला बॉन्ड जो टूटा था ये अपने अपने बॉन्ड्स को इस तरह से मिला लेंगे और इनके दरमियान, कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा। ठीक है ना? कौन सा बॉन्ड बनेगा? पाई बॉन्ड। एक सिंपल सा ट्रिक है याद रखने का। इनके दरमियान वाला बॉन्ड टूटा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का, कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटा, कार्बन का अपना बॉन्ड और ऑक्सीजन का अपना बॉन्ड, ये दोनों अपने अपने बॉन्ड को मिलाएंगे और इनके दरमियान बॉन्ड बन जाएगा। अब देखें, अब जब इसको ये मिला लेते हैं तो क्या बनता है? कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। अब कार्बन के साथ क्या चीज़ अटैच है? 2 हाइड्रोजन एटम अटैच हैं, H एंड H। अगर इसको इकट्ठा लिखेंगे जिस तरह आपकी बुक में लिखा हुआ है, इसको इकट्ठा अगर लिखें HCHO लिख सकते हैं। ठीक है ना? अगर इसको ओपन करके लिखेंगे तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये कार्बन C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे हाइड्रोजन और इधर भी एक हाइड्रोजन इस साइड पे और एक हाइड्रोजन इस साइड पे। अब ये जो प्रोडक्ट बना हुआ है इसका नाम क्या होगा? मैंने बताया था कि जब कार्बोनाइल कार्बन की एक साइड पे हाइड्रोजन एटम आ जाता है, ठीक है ना, उसको हम क्या नाम देते हैं? उसको हम बोलते हैं फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है? एल्डिहाइड की प्रॉपर्टी में आता है कि जब कार्बोनाइल कार्बन की एक साइड पे हाइड्रोजन एटम आ जाए तो वो क्या होता है? एल्डिहाइड की प्रॉपर्टी में आता है। दूसरी साइड पे आप देखेंगे अगर कार्बन है तो एस्टल्डिहाइड, एक कार्बन है तो एस्टल्डिहाइड, इसी तरह बढ़ता जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या लगा हुआ है? एक हाइड्रोजन एटम है, तो ये फॉर्माइल ग्रुप को शो करता है। तो ये ग्रुप कौन सा बनेगा? इसका नाम क्या होगा? जब इस कार्बोनाइल कार्बन की दोनों साइडों पे हाइड्रोजन एटम आ जाएं उसको हम बोलते हैं फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है ना? ये फॉर्मेल्डिहाइड। ये क्वेश्चन इस तरह से, हाउ विल यू प्रिपेयर द फॉर्मेल्डिहाइड फ्रॉम अल्केन? समझ आ रही है? फॉर्मेल्डिहाइड में कितने कार्बन? 1। अल्केन कौन सा लेंगे? मीथेन। हाउ विल यू प्रिपेयर द फॉर्मेल्डिहाइड फ्रॉम अल्केन? एक क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है। दूसरा किस तरह से हम ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाउ विल यू प्रिपेयर द फॉर्मेल्डिहाइड फ्रॉम अल्कोहल? ये अल्कोहल है, मैथनॉल। ये क्वेश्चन इस तरह से भी एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि आप फॉर्मेल्डिहाइड को अल्कोहल से कैसे तैयार करेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि हाउ विल यू प्रिपेयर द फॉर्मेल्डिहाइड फ्रॉम द अल्केन? ठीक है, एक ये। और दूसरा, जिस तरह मैंने कार्बन की स्ट्रेंथ को चेंज किया था, अगर मैं यहाँ पे पूछता हूँ कि हाउ विल यू प्रिपेयर द एसिटल्डिहाइड, ये सारी डिटेल आ जाएगी आगे। सिर्फ एक एक रिएक्शन है, इनको सेटिस्फाई आप लोग जो है अच्छे से इसको समझते जाएं। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग डिस्कस करें साथ साथ, क्वेश्चन आप लोग जो है उसको सेंड करें, उसको हम साथ साथ फिर करेंगे। यहाँ पे है अगर CH3 लगा दें, फॉर एग्जाम्पल देखें, अगर मैं यहाँ पे लगाता हूँ CH3, अगर ये CH3 इसके साथ अटैच है तो इसको बोलेंगे फॉर्मेल्डिहाइड नहीं कहेंगे, फिर एस्टल्डिहाइड होगा। ठीक है ना? एस्टल्डिहाइड बनेगा जब यहाँ पे CH3 लग जाएगा। समझ आ रही है ना? तो अब देखिए, जब CH3 यहाँ पे लगा देंगे, इसको मैं लिखता हूँ यहाँ पे, बल्कि यहाँ पे ये लिख रहा हूँ CH3 C डबल बॉन्ड O एंड H, फिर आपका प्रोडक्ट ये एस्टल्डिहाइड। हाउ विल यू प्रिपेयर द एस्टल्डिहाइड? तो ये आपका प्रोडक्ट, अगर आपसे पूछा जाता है कि एस्टल्डिहाइड कैसे बनता है, ठीक है ना, तो आप देखिए इसमें कितने कार्बन है? 2 कार्बन है ना, तो 2 कार्बन है प्रोडक्ट के अंदर, तो आपका रिएक्टेंट भी हमेशा 2 कार्बन वाला होना चाहिए। तो आप क्या लेंगे रिएक्टेंट पे? रिएक्टेंट पे आपने लेना है मीथेन की बजाय क्या लेंगे? इथेन, 2 कार्बन। ठीक है? और अगर कहा जाता है कि हाउ विल यू प्रिपेयर द एस्टल्डिहाइड फ्रॉम अल्कोहल, एस्टल्डिहाइड का मतलब क्या? 2 कार्बन। तो आपका अल्कोहल क्या होना चाहिए? 2 कार्बन वाला, बजाय मैथनॉल के कौन से लेंगे यहाँ पे? एथनॉल। ठीक है? अब ये आपके पास एक प्रोडक्ट ये ऊपर वाला बन चुका है। अब इसको हम एज ए रिएक्टेंट लेते हैं यहाँ पे, ये देखें C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे H और यहाँ पे H, ये आपके पास है फॉर्मेल्डिहाइड। अगर इसके हम फिर से ऑक्सीडेशन करते हैं, कंडीशन सेम रहेंगी जो यहाँ पे हमने लिखी है, सेम कंडीशन यहाँ पे आएंगी। अब ये क्या होगा? ये जो ऑक्सीजन है सेम जिस तरह हमने फर्स्ट स्टेप किया था ना, ये ऑक्सीजन कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान में इंटर हो जाएगा और आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या आ जाएगा? H C डबल बॉन्ड O एंड OH। ठीक है? इसको क्या बोलते हैं? ये C डबल OH इकट्ठा आपने लिखा हुआ देखा होगा, इसको बोलते हैं एसिड। ठीक है? तो ये कौन सा है? कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पे क्या लगा हुआ है? H, यहाँ पे फॉर्माइल से, ये फॉर्माइल ग्रुप है, इसको बोलेंगे फॉर्मिक एसिड। ठीक है? अगर एस्टिक एसिड बनाना हो तो एक कार्बन बढ़ाएंगे, इसी तरह से रिएक्टेंट में आप लोग एक कार्बन बढ़ा देंगे, जैसे हमने पिछला स्टेप किया है। ठीक है ना? और इसका नेक्स्ट स्टेप है कि अगर ये फॉर्मिक एसिड जो है, अगर इसको मजीद हम ट्रीट करना चाहें, ऑक्सीडेशन इसकी कराना चाहें, H
C डबल बॉन्ड O एंड OH, इसके आपने करनी है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन कंडीशन सेम रहेंगी। अब क्या होगा कि इससे आपका जो प्रोडक्ट बनेगा ये टूटेगा पूरा मॉलिक्यूल एसिड का, और ये कन्वर्ट हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में, ठीक है ना। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में ये टूटेगा, और आपके पास यहाँ से देखें OH और H ये बन गया, तो आपके पास ये ऑक्सीजन और ऑक्सीजन मिलेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। तो इस तरह आपके पास ये प्रोडक्ट बनेगा, और इस तरह से ये कैटलाइज। और इसका इस्तेमाल का क्या होता है, इसका यूज़ है कि हम इसको इंडस्ट्रीज़ के अंदर इस्तेमाल करते हैं। किस पर्पज़ के लिए, इंडस्ट्रीज़ में हम इसको जो है सोप बनाने में इस्तेमाल करते हैं, या इसको जो है वेजिटेबल ऑयल बनाने में इस्तेमाल करते हैं, ये इसका यूज़ है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।